Assalamu alaikum students, welcome to the lecture 7 of enzymology, and this lecture is about effects of different factors on enzyme catalyzed reactions or catalysis. बच्चों enzymmology की प्लेलिस्ट में दिस इज द लेक्चर 7 और इससे प्रीवियस जो 6 लेक्चर्स हैं आई होप वो आप सबने सुने होंगे और उससे आप लोगों को काफ़ी हेल्प हुई होगी टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ enzymmology। अगर तो ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे हैं तो काइंडली इनको शेयर कीजिएगा विद योर अदर फेलोज ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो सके और दिस विल बी अ साइन ऑफ मोटिवेशन फॉर मी ताकि मैं जो कमिंग टॉपिक्स हैं कंटेंट्स हैं उनके ऊपर जो है वो रेगुलरली वीडियोस ऐड करती रहूँ। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और ये लेक्चर बहुत छोटा सा लेक्चर है, बहुत ब्रीफ से कंटेंट्स इसके अंदर हम कवर करेंगे और इसमें हम ये देखेंगे कि हाउ डिफरेंट फैक्टर्स ये एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के रेट को इफेक्ट करते हैं। सो बच्चों लेक्चर को प्रॉपर स्टार्ट करने से पहले आपने कुछ पॉइंट्स अपने जहन में क्लियर रखने हैं और वो ये कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर फैक्टर का इफेक्ट स्टडी करेंगे ऑन एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन उस टाइम पे जो बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं उन सबको हम एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। जैसे इफ द फर्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो हम सिर्फ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को एज अ वेरिएबल लेके चलेंगे और इसके अलावा बाकी जितने पैरामीटर्स हैं लाइक एंजाइम की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। सिस्टम का टेम्परेचर सेम रहेगा, पीएच सेम रहेगी। एंड द रीजन फॉर दिस इज डैट कि आप बाकी सब वेरिएबल्स को कांस्टेंट रखते हो और सिर्फ एक ही पैरामीटर एक ही फैक्टर को एज अ वेरिएबल ट्रीट करते हो ताकि आप पर्टिकुलरली उसकी वजह से रिएक्शन के रेट में क्या चेंज आ रहा है सिर्फ उसको प्रिडिक्ट कर सको। एंड दैट्स द रीजन कि जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो फिर हम उस वेरिएबल का ग्राफ प्लॉट करते हैं एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के रेट के साथ। रेट ऑफ रिएक्शन को हम वाई एक्सिस पे रखते हैं, एक एक्सिस पे आप रेट ऑफ रिएक्शन शो कर देते हो और दूसरे एक्सिस के ऊपर आप उस वेरिएबल को लेके चलते हो जिसकी कंसंट्रेशन जिसको चेंज करने से आप एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के रेट में आने वाले चेंजेस को मेजर कर रहे होते हो। ठीक है, सो our first factor will be the effect of substrate concentration on the rate of enzyme catalyzed reaction। और इस फैक्टर को स्टडी करते हुए आपने ये चीज जहन में रखनी है कि उस पर्टिकुलर रिएक्शन में टेम्परेचर, पीएच एंड enzyme concentration will be held constant. Okay. The first factor is the effect of substrate concentration on enzyme catalyzed reaction. It means कि इस केस में आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ग्रेजुअली चेंज होगी। हम इसको लो टू हाई लेके इसकी डिफरेंट जो वैल्यूज हैं उनको अप्लाई करते हुए ये चेक करेंगे कि लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे रिएक्शन रेट या रिएक्शन की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, आई होप के रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन का पॉइंट आप लोगों को क्लियर होगा। इट इज द स्पीड कि एक पर्टिकुलर यूनिट टाइम में आपके कितने नंबर ऑफ सबस्ट्रेट्स कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, इसको रेट ऑफ रिएक्शन या वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। सो व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज लो तो तब आपके रिएक्शन का रेट या वेलोसिटी क्या होगी। जब आप उसको मजीद बढ़ाते हैं तब वेलोसिटी कितना इंक्रीज होगी और जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप बहुत हाई कर देते हैं तो तब रिएक्शन के रेट या वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। सो बच्चों इस चीज को हम एक जनरल सी डायग्राम से डिस्कस करना शुरू करते हैं। सपोज दिस इज अ पर्टिकुलर सिस्टम जिसके अंदर आपने एक फिक्स्ड अमाउंट में एंजाइम को ऐड किया है। डेफिनेटली जैसे मैंने पहले बताया कि एंजाइम की कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगी, तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिंप्लीफाई करने के लिए इस सिस्टम में कुछ नंबर ऑफ एंजाइम्स जो है वो ड्रॉ कर देती हूँ। ये एंजाइम आपके स्टार्ट में भी इतने रहेंगे, उसके बाद आप कुछ टाइम के बाद अगर रिएक्शन को ऑब्जर्व करो तो नंबर ऑफ एंजाइम इतने ही रहेंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर आप आफ्टर द इंटरवल ऑफ सम टाइम इस रिएक्शन को देखते हैं तो नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स आपकी कांस्टेंट ही हैं, उनमें किसी किस्म का चेंज नहीं आ रहा। नाउ if enzyme concentration is constant, if temperature is constant, if pH is constant, तो यहाँ पे आपके पास एक ही वेरिएबल है and this variable is substrate concentration। आप उसकी कंसंट्रेशन को चेंज करते हो।
इनिशियली सपोज आपके पास जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज लो, आपने लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर देखा कि अगर आप इस रिएक्शन मिक्सचर में सपोज एक मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट का ऐड करते हो, उस केस में बाकी सब एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स फ्री हैं, यानी एंजाइम्स आर अवेलेबल। अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन मजीद ऐड करोगे तो हर एंजाइम उस सबस्ट्रेट के साथ मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, और जितनी सबस्ट्रेट आप ज्यादा ऐड करते जाओगे उतना आपका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जाएगा। बिकॉज जितनी क्वांटिटी, जितनी कंसंट्रेशन में आप सबस्ट्रेट ऐड कर रहे हो, उतने ही ज्यादा आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे, एंड द चांसेस ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन विल बी इंक्रीज्ड। सो वी कैन कंक्लूड कि at low substrate concentration there are many active sites that are not occupied. This means that reaction rate is low. ठीक है, आपने शुरू में देखा कि आपके पास बहुत सा एंजाइम फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर आपका मैक्सिमम एंजाइम किस फॉर्म में प्रेजेंट था? जब मैंने सबस्ट्रेट ऐड नहीं की, फ्री फॉर्म में प्रेजेंट था। इट मीन्स कि उस केस में आपका रिएक्शन का रेट भी लो है, बिकॉज एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड नहीं है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बना और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन जब मैंने सबस्ट्रेट ऐड करना शुरू की, तो जितनी सबस्ट्रेट मैं ऐड करती जाऊंगी उतना आपका फ्री एंजाइम कन्वर्ट होता जाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में, और उतना ही आपके रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता जाएगा, बिकॉज अल्टीमेटली दिस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विल प्रोड्यूस प्रोडक्ट। सो वी कैन से कि जैसे जैसे आप सबस्ट्रेट को ऐड करते जाएंगे एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जितनी सबस्ट्रेट आप ऐड करते जाएंगे उतने एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेंगे और आपका रिएक्शन का रेट इंक्रीज होता जाएगा। इट मींस कि हम कह सकते हैं कि इस केस में जब आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन लो है, अगर आप इसको डायग्रामेटिकली देखें, तो एट लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इस केसेस में अगर एक्स एक्सिस पे हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन प्लॉट कर लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम रिएक्शन का रेट देख लेते हैं, तो लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे जब सबस्ट्रेट नहीं है, रिएक्शन का रेट 0 है। जैसे जैसे सबस्ट्रेट बढ़ाते हैं, रिएक्शन वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो आप यहाँ पे लीनियर रिलेशनशिप ऑब्जर्व करते हो, विच मीन्स इज कि जितनी ज्यादा सबस्ट्रेट ऐड करोगे उतना रिएक्शन का रेट बढ़ता जाएगा। सो वी कैन से कि एट लो सबस्ट्रेट concentration, reaction rate or the velocity of reaction is directly proportional to the substrate concentration. जितनी सबस्ट्रेट ऐड करते जाएंगे उतनी ही स्पीड से आपका रिएक्शन रेट बढ़ता जाएगा। ओके, कुछ टाइम के बाद आपकी ये वाली एक्टिव साइट्स तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड थी, आपने मजीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐड की, मजीद सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल ऐड किए, अगेन सबस्ट्रेट ऐड करने से आपका रिएक्शन रेट इंक्रीज हुआ। ठीक है, इसको आप मजीद इस तरह से देखेंगे। बट अब आप नोट कर रहे हैं कि आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ाने के साथ साथ एंजाइम की एक्टिव साइट्स कम रह गई हैं। अब आपने मजीद सबस्ट्रेट ऐड की, सपोज मैं यहाँ पे 10 से 12 मॉलिक्यूल सबस्ट्रेट के ऐड करती हूँ, बट आपके पास सिर्फ एक ही एंजाइम की एक्टिव साइट अवेलेबल है जहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट को बाइंड कर सकता है। सो दिस इज द टाइम जब आपके एंजाइम में आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन तो ज्यादा बढ़ा रहे हो, लेकिन रिएक्शन का रेट बस इतना सा इंक्रीज हुआ है, यानी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो, रिएक्शन रेट बहुत माइनर से चेंजेस आए हैं उसमें। ठीक है, और फिर एक पॉइंट ऐसा आया कि अब आप अगर इस सिस्टम को यहाँ पे अप्लाई करो कि आपके एंजाइम, अगर आप वहां पे नोट करो तो ऑल द एंजाइम्स, ऑल द एक्टिव साइट्स आर ऑलरेडी ऑक्युपाइड। इस पॉइंट पे क्या होता है कि अगर आप मजीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऐड करते हैं, तो नो मैटर आप जितनी भी सबस्ट्रेट ऐड करते हैं, एंजाइम तो फ्री नहीं है, और अगर एंजाइम फ्री नहीं है तो इट मीन्स कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं है। इट मीन्स कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को तो इस पॉइंट से आगे तक बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन रिएक्शन रेट नहीं बढ़। इट मीन्स कि दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, या इससे ज्यादा आप रिएक्शन के रेट को इंक्रीज नहीं कर सकते। इस पॉइंट को कहा जाता है सैचुरेशन पॉइंट, और इस पॉइंट पे आपके रिएक्शन की जो वेलोसिटी होती है उसको मैक्सिमम वेलोसिटी कहा जाता है, यानी आपका एंजाइम इन कंडीशंस में इससे ज्यादा वेलोसिटी शो नहीं कर सकता। ठीक है, so this is the effect of substrate concentration on enzyme catalyzed reaction. At low substrate concentration, reaction rate is directly proportional to the concentration of substrate. लेकिन जब substrate concentration बहुत ज्यादा बढ़ा दी जाती है,
तो देयर कम्स अ पॉइंट विच इज कॉल्ड सैचुरेशन पॉइंट। इस पॉइंट पे आपके सारे एंजाइम की एक्टिव साइट्स ऑक्युपाइड होती हैं, और नो मैटर आप जितनी भी सबस्ट्रेट ऐड कर दें, आपका एंजाइम जो है वो केमिकल रिएक्शन के रेट को मजीद इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, सो इस पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी होगी, दिस विल बी मैक्सिमम वेलोसिटी। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वी मैक्स के साथ। ओके, अब बच्चों यहाँ पे वी मैक्स के साथ में एक और पॉइंट जो है वो आप लोगों को हाईलाइट कराऊंगी, और उसको जाके फिर इंशाल्लाह हम काइनेटिक्स के अंदर डिस्कस करेंगे। देखें, यहाँ पे आपने दो पॉइंट्स नोट करने हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक मैक्सिमम वेलोसिटी, और उसके बाद मैं केएम का पॉइंट बताती हूँ। नाउ आप लोगों को यहाँ से डिफरेंस पता होना चाहिए, व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी को हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं वी नॉट से, ठीक है, एंड सेकंड वन इज मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है वी मैक्स के साथ। ओके, तो जो इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये वाली वेलोसिटी है कि जब आपका रिएक्शन बिल्कुल स्टार्ट हुआ लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के ऊपर, जब आपका रिएक्शन रेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। सो अगर आप किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की वेलोसिटी को इनिशियल स्टेजेस में स्टडी करें, तो इस वेलोसिटी को कहा जाता है इनिशियल वेलोसिटी, और इसे रिप्रेजेंट किया जाता है वी नॉट के साथ। जबकि वी मैक्स आपके पास वो वेलोसिटी है, या वो मैक्सिमम वेलोसिटी है, जब आपके सारे एंजाइम सैचुरेट हो चुके होते हैं, इससे ज्यादा आपका रिएक्शन जो है वो रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं कर सकता। आपका एंजाइम जो है वो इससे मैक्सिमम वेलोसिटी शो नहीं कर सकता। नाउ सपोज दिस इज द 0 एंड दिस इज द पॉइंट 20, सपोज, ठीक है, मैंने हाइपोथेटिकली यहाँ पे एक फिगर आप लोगों के सामने रख दी है 20। अब मैक्सिमम वेलोसिटी इस पर्टिकुलर एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की 20 माइक्रोमोल्स पर मिनट है सपोज। इस मैक्सिमम वेलोसिटी का हाफ पॉइंट ये है, ऑब्वियसली यहाँ पे आपके रिएक्शन की वेलोसिटी 10 होगी, ठीक है। सो वो पॉइंट जहाँ पे आपके रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ ऑफ द वी मैक्स रह जाती है, ठीक है, यानी रिएक्शन वेलोसिटी आपकी जब वी मैक्स का एग्जैक्ट हाफ हो, उसको अगर प्लॉट करके आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कैलकुलेट करें, तो दिस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड Km। इसको इंशाल्लाह मैं आगे जाके आपको काइनेटिक्स में मैकेलिस मेंटन इक्वेशन में डिटेल से बताऊंगी, लेकिन अभी आप लोगों को जो है ये एक से दो पॉइंट्स अपने जहन में रखने हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस प्लॉट, यहाँ पे आपने कुछ जो है वो पॉइंट्स जहन में रखते हैं कि यहाँ पे अगर आप इसको मैक्सिमम वेलोसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं, मैकेलिस मेंटन कांस्टेंट या केएम वैल्यू क्या होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। एक जनरल सा ग्राफ आप लोगों को ड्रॉ करना आना चाहिए। सो मैक्सिमम वेलोसिटी इज द वेलोसिटी जो आप ऑब्जर्व करते हैं सैचुरेशन पॉइंट पे, और सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट है जब आपके सारे एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स ऑक्युपाइड होती हैं, और मजीद सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आप अगर जितना मर्जी बढ़ा लें, आपका रिएक्शन का रेट जो है वो इस पॉइंट से आगे नहीं जाएगा, बिकॉज एंजाइम्स आर नॉट फ्री। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी आप जब केमिकल रिएक्शन के स्टार्ट में वेलोसिटी को स्टडी करते हैं, तो दिस इज द इनिशियल वेलोसिटी। और अगर आप मैक्सिमम वेलोसिटी के हाफ पॉइंट पे आके 1/2 इंटू द वी मैक्स, यानी वो पॉइंट जहाँ पे आपके रिएक्शन की वेलोसिटी हाफ ऑफ द वी मैक्स होती है, उस पॉइंट पे जाके सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आइडेंटिफाई करें, तो उस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को कहा जाता है Km। सो आप कह सकते हैं Km इज इक्वल टू डेट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन at which reaction proceeds at half of the Vmax। ठीक है, यानी ये वो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है जिसपे आपके रिएक्शन की वेलोसिटी किसके इक्वल होती है, हाफ ऑफ द Vmax। ओके, ये बच्चों आपका पहला फैक्टर था। अब इसके बाद हम स्टडी करने जा रहे हैं सेकंड फैक्टर, विच इज वेरी मच सिमिलर टू दी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसलिए अगर आपने पिछले फैक्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड किया, तो ये फैक्टर आप लोगों के लिए इजी रहे। दिस इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एंजाइम कंसंट्रेशन। अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों हम लोग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को रखेंगे कांस्टेंट, और एंजाइम की कंसंट्रेशन को चेंज करते जाएंगे। ठीक है, अगेन मैं यहाँ पे 2 से 3 सिस्टम्स आप लोगों के सामने ड्रॉ कर देती हूँ। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट्स के मैं कुछ फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो यहाँ पे आप लोगों को दिखा देते हैं।
यानी आपने कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट को चेंज नहीं करना। सबस्ट्रेट की जो अमाउंट आपने रिएक्शन के स्टार्ट में ऐड की वही अमाउंट आपकी रहेगी, वो यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे आपके पास जो वेरिएबल है, दिस वेरिएबल इज एंजाइम कंसंट्रेशन। इट मीन्स कि अब यहाँ पे जो आप प्लॉट ड्रॉ करेंगे वो प्लॉट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और रिएक्शन वेलोसिटी के दरमियान नहीं होगा, बल्कि दिस टाइम वी विल ड्रॉ अ प्लॉट बिटवीन एंजाइम कंसंट्रेशन एंड रिएक्शन वेलोसिटी। यानी एक तरफ आप एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात करोगे बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी चेंज्ड, और दूसरी तरफ आप रिएक्शन वेलोसिटी की बात करोगे। और अब हम बिहेवियर देखते हैं कि लो एंजाइम कंसंट्रेशन पे इफेक्ट किस तरह से होता है और हाई एंजाइम कंसंट्रेशन पे इफेक्ट क्या होगा। सो जब आप शुरू में एंजाइम की कंसंट्रेशन को लो रखते हैं तो देयर इज अ ग्रेट कंपटीशन फॉर एक्टिव साइट एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज लो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप नोट करें तो आपके पास सबस्ट्रेट के मल्टीपल मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, बट सबस्ट्रेट के साथ साथ आपको एंजाइम भी चाहिए होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा तो तभी प्रोडक्ट आएगी। सो शुरू में आपके पास केमिकल रिएक्शन में अगर आप लिमिटेड अमाउंट में एंजाइम ऐड करते हैं तो ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन विल बी स्लो। इस केस में आपका सिर्फ एक एंजाइम है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा और एक ही प्रोडक्ट का जो मॉलिक्यूल है वो बनेगा। ठीक है, सो लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे आपके पास ES कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कम होगी, जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्मेशन का रेट या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्लो होगा। जैसे जैसे आप इसमें नंबर ऑफ एंजाइम्स ज़्यादा करते जाएंगे, एंजाइम कंसंट्रेशंस बढ़ाते जाएंगे, तो वी विल गेट मोर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स विच विल ट्रांसफॉर्म इनटू द प्रोडक्ट। आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन ग्रेजुअली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इट मीन्स कि जब आप एंजाइम कंसंट्रेशन को ज़ीरो से इंक्रीज करते हैं तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन भी ज़ीरो से इंक्रीज होना शुरू होता है। पहले एंजाइम अवेलेबल नहीं था सपोज इस सिस्टम में, तो रेट ऑफ रिएक्शन ज़ीरो था। जैसे जैसे आपने एंजाइम ऐड करना शुरू किया तो रेट ऑफ रिएक्शन सपोज 0.1 से 0.2 फिर 0.3, फिर जैसे जैसे आपने एंजाइम के मॉलिक्यूल्स ऐड करना शुरू किए तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसने भी अपनी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर दी। नाउ एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाने से आपका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है, बट अगेन एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे जाके सपोज आप पहले एंजाइम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा था बिकॉज सबस्ट्रेट अवेलेबल थी, एंजाइम को बढ़ाने से एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन रहा था और प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही थी। बट नाउ अ पॉइंट्स कम जब आपके सबस्ट्रेट के जो मॉलिक्यूल हैं वो खत्म हो चुके हैं, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितनी आपने ऐड की थी वो सारी की सारी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एंजाइम उसको कंज्यूम कर चुके हैं। अब अगर आप मजीद एंजाइम इस सिस्टम के अंदर ऐड करोगे तो बेशक एंजाइम्स अवेलेबल हैं बट आपके पास सबस्ट्रेट के फ्री मॉलिक्यूल अवेलेबल नहीं है, सो रिएक्शन रेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। सो यहाँ पे अगेन आप सैचुरेशन पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे, प्लेट्यू लाइक रीजन ऑब्जर्व करेंगे। इसका मतलब है कि यहाँ पे भी आप कह सकते हैं कि आपके रिएक्शन का रेट जो है वो एंजाइम कंसंट्रेशन पे डिपेंड तो करता है, बट शुरू में एट लो एंजाइम कंसंट्रेशन देयर विल बी अ लीनियर रिलेशनशिप, but when we gradually increase the enzyme concentration again there will be a saturation point और आपके पास जो है वो रिएक्शन अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी को अचीव कर लेगा। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप इस चीज को देख सकते हैं कि जब आप एंजाइम कंसंट्रेशन को ज्यादा कर देते हैं तो एंजाइम कंसंट्रेशन को बढ़ाने से एंजाइम तो एक्सेस में अवेलेबल है बट आपकी सबस्ट्रेट जो है वो लिमिटिंग फैक्टर बन जाती है बिकॉज सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे पिछले केस में आप सबस्ट्रेट ऐड करते थे लेकिन एंजाइम खत्म हो जाते थे, यहाँ पे आपके एंजाइम लिमिटिंग फैक्टर है। लिमिटिंग फैक्टर वो चीज है जिसकी कंसंट्रेशन लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट है और उसके खत्म होने के बाद आपके पास सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, ये सेकंड फैक्टर होगा। देन वी हैव थर्ड फैक्टर विच इज पीएच। अब पीएच का एक एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन के रेट पे क्या इफेक्ट होता है। वी ऑल नो कि एंजाइम्स की नेचर प्रोटीन है और हमें ये भी पता है कि प्रोटीन्स अमाइनो एसिड से मिलके बने और अमाइनो एसिड्स की साइड चेन्स में डिफरेंट आयोनाइजेबल ग्रुप्स होते हैं जो कि सोल्यूशन की पीएच के मुताबिक या तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं या प्रोटॉन को रिलीज कर देते हैं।
नाउ एक प्रोटीन के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में पीएच का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, बिकॉज प्रोटीन के जो फोल्डिंग पैटर्न्स हैं उसमें साइड चेन्स के दरमियान जो इंटरेक्शंस बननी होती हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर ग्रुप प्रोटोनेटेड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो दूसरा पर्टिकुलर ग्रुप डी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, उस पर नेगेटिव चार्ज है। अब अगर तो ये ग्रुप्स प्रोटोनेटेड डी प्रोटोनेटेड फॉर्म में हैं तो तभी इनके दरमियान इंटरेक्शंस बनेगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस। लेकिन अगर आप सोल्यूशन की पीएच चेंज कर देते हैं, आपके ग्रुप्स अपनी प्रोटोनेटेड फॉर्म में जो थे वो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, और सिमिलरली जो डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में थे वो प्रोटोनेटेड फॉर्म में आ जाते हैं, तो चार्जेस डिस्टर्ब होने की वजह से प्रोटीन्स का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर भी डिस्टर्ब होगा। सो आप कह सकते हैं कि आपके जितने भी एंजाइम्स हैं वो अपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को या अपनी फोल्डिंग को मेंटेन रखते हैं एक पर्टिकुलर पीएच पे। उस पीएच वैल्यू को कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच, क्योंकि उस पे इनका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इस फॉर्मेट में होता है कि ये केमिकल रिएक्शन को मैक्सिमम वेलोसिटी से प्रोसीड करवा सकते हैं। अगर आप उस रिएक्शन में रिएक्शन कंडीशंस में पीएच वैल्यू को कम कर दो ऑप्टिमम वैल्यू से, या पीएच वैल्यू को बढ़ा दो, दोनों केसेस में आपके रिएक्शन की जो स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी। सो इट मीन्स कि इस केस में अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हाइपरबोलिक ग्राफ नहीं आएगा। हाइपरबोलिक ग्राफ आपका पिछले केसेस में आया था, जहाँ पे शुरू में आपके एंजाइम कंसंट्रेशन या सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। इधर ऐसा नहीं है। इधर आप अगर सोल्यूशन की पीएच को 0 से शुरू करोगे तो ऐसा नहीं है कि पीएच बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, बल्कि आपको एक खास वैल्यू ऑफ पीएच प्रोवाइड करनी है। जैसे इस केस में अगर आप देखें तो पेप्सिन के केस में आप नियरली 2 की पीएच जब प्रोवाइड करेंगे तो रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड पे जाएगा। अगर पीएच 1 है तो वेलोसिटी इसकी कम होगी, अगर पीएच आप बढ़ाओगे तो तब भी वेलोसिटी कम होगी। तो इस पीएच वैल्यू को जिस पे आपका रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी शो करता है उसे कहा जाता है ऑप्टिमम पीएच। और जब आप पीएच का इफेक्ट चेक करते हैं एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन की एक्टिविटी के ऊपर, तो हम बेल शेप्ड ग्राफ जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर पीएच वैल्यू के ऊपर आपका रिएक्शन मैक्सिमम वेलोसिटी शो करेगा, और उससे पीछे या उससे ज्यादा पीएच वैल्यू पे वेलोसिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। अगेन टेम्परेचर के ऊपर भी आप इसी तरह का बेल शेप ग्राफ ऑब्जर्व करोगे, यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू के ऊपर आपके रिएक्शन का रेट मैक्सिमम स्पीड के साथ चलेगा, और अगर टेम्परेचर उससे कम है या टेम्परेचर उससे ज़्यादा है तो आपके जो एंजाइम्स हैं वो केमिकल रिएक्शन को स्पीड से कैटेलाइज नहीं करवा पाते। और इसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर आप टेम्परेचर कम प्रोवाइड करते हो तो आपके जो एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान इंटरेक्शन के चांसेस मिनिमम होते हैं, बिकॉज डेफिनेटली एंजाइम्स एंड सबस्ट्रेट they will not come close together because their kinetic energies will be low. जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो काइनेटिक एनर्जीज इन दोनों के इंक्रीज हो जाते हैं और इनके आपस में कोलिजन के चांसेस और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो उसकी वजह से एंजाइम जो कि प्रोटीन इन नेचर है उसका स्ट्रक्चर डी नेचर हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि एक ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर आपका एंजाइम कैटालाइज रिएक्शन जो है वो मैक्सिमम वेलोसिटी या मैक्सिमम स्पीड के साथ प्रोसीड करता है। सो वी हैव डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जिनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म किस किस्म के एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है। अगर तो वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे प्रेजेंट एंजाइम्स के लिए आपको मोर देन 100 डिग्री C का टेम्परेचर भी प्रोवाइड करना पड़ सकता है, यानी उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर बाकी जो मीजोफिलिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे। सो बच्चों यहाँ तक आप लोगों का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। कमिंग लेक्चर विल बी ऑन इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक्स। सो स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह वो लेक्चर भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।